साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। टॉपिक जो है जुड़ा हुआ है साइबर क्राइम से। देखो साइबर क्राइम का मतलब ये नहीं कि सिर्फ़ किसी का अकाउंट जो है आपने हैक कर लिया। इस तरह का आरोप है कंसर्न आरोपी पे। अगर साइबर पोर्नोग्राफ़ी भी है, किसी की फ़ोटो बना दी, उसको जो है स्प्रेड कर दिया और वो फ़ोटो जो है अश्लील है, तो ऐसे सिनेरियो में भी धाराएँ लग सकती हैं साइबर क्राइम की। तो जो मामला मैं डिस्कस करूँगा उसमें कैसे मिली आरोपी को बेल और उसने क्या-क्या जो है पॉइंट्स रखे और किस प्रकार जो है केस प्रोसीड हुआ। और जब भी हम लोग केस को लड़ते हैं, खासकर मामला वो है कि जहाँ पर हम लोग इन्वॉल्व्ड हैं साइबर क्राइम में, तो हमें क्या-क्या बातों पे जो है जोर देना चाहिए। जजमेंट है ऑनरेबल हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का। जजमेंट का डेट है 26/2/26। इस केस में क्या हुआ था कि एक एफआईआर जो है दर्ज हुई। सेक्शंस थे बीएनएस के भी, सेक्शन थे आईटी के भी और सेक्शंस थे पॉक्सो कानून के भी। धाराएँ क्या लगी? सेक्शन 74, 75, 78, 79, 351, 352 बीएनएस। सेक्शन था आईटी एक्ट का 67 और सेक्शन था पॉक्सो कानून का धारा 8/12। कुल मिलाकर के आरोप ये था लड़की का कि जो ये लड़का है, ये मुझे थ्रेट करता है मैरिज करने के लिए। मुझे स्टॉक करता है। इसने मेरी फ़ोटोग्राफ भी जो है क्लिक कर ली और उसका ऑब्ससीन मटेरियल जो है शेयर कर दिया सोशल मीडिया पे या अन्य मीडियाज़ पे, जिसका मुझे जो है नुकसान खाना पड़ा। मेरी इज़्ज़त जो है इसने खराब करने का प्रयास किया और कार्य किया। इस रिपोर्ट पर जो है पुलिस ने दर्ज कर लिया मामला। लड़का जो है गिरफ्तार हो गया, इसने जो है बेल लगाई। देखो जब भी ये बेल लगती है तो उस कॉन्टेक्स्ट में सबसे महत्वपूर्ण है कि जो प्रोटोकॉल है बेल के उसको जो है ध्यान में रखा जाए। सबसे पहला प्रोटोकॉल क्या है? आप सबको ध्यान है। द बेसिक रूल इज़ ऑफ बेल नॉट जेल। और ये कहा भी तो गया है हमारे देश में कि अक्यूज शैल बी डीम्ड टू बी इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी। जो लड़की के आरोप हैं, वो क्या बगैर ट्रायल के प्रूव हो जाएँगे? भई लड़की तो आरोप लगा रही है, लड़का कहाँ एडमिट कर रहा है आरोपों को। तो जहाँ पर कंट्रोवर्सी है, ट्रायल की आवश्यकता है, तो स्टिल अक्यूज़ को जो है इनोसेंट मान लिया जाएगा। और कोई एडमिशन में रिकॉर्ड पे नहीं है अक्यूज़ का कि मैंने ये अपराध किया हो या मैंने कोई गिल्ट किया हो। क्लियर है बात ये? तो ये बनते हैं द पॉइंट ऑफ आर्गुइंग फ्रॉम डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू। कहना ये था अक्यूज़ का कि मुझे जो है झूठा फँसाया गया। ये इसलिए कहा जाता है कि वो आरोपों को जो है एडमिट नहीं कर रहा है और ये सबसे अच्छा प्ले होता है। दूसरी बात ये है कि मैं कस्टडी में हूँ लंबे समय से। देखिए अगर आरोपी कस्टडी में है लंबे समय से और कोई भी प्रोसीडिंग जो है कंडक्ट नहीं हो रही है रिकॉर्ड पे, देयर इज़ नथिंग ऑन द रिकॉर्ड टू शो एनी प्रोग्रेशन, तो वहाँ पर फ़ायदा जो है मिल सकता है। तीसरी बात जो भी आरोप है कि स्टॉक किया, थ्रेट टू मैरी है, ये सब मोहताज है ट्रायल के। बगैर ट्रायल के इन आरोपों को तय नहीं कर सकते। इसके अलावा जो भी फ़ोटोग्राफ क्लिक किए गए, ऐसा कोई फ़ोटोग्राफ जो है रिकवर नहीं हुआ है। इवन मेरे पास से ऐसा कोई ऑप्शन मटेरियल भी रिकवर नहीं हुआ है, जैसा लड़की का आक्षेप है। तो जब इसके आर्गुमेंट्स ही इनकंसिस्टेंट है, आर्गुमेंट्स ही इसके फॉल्स है, प्लीडिंग्स ही फॉल्स है, लैक ऑफ कोरबोरेशन है, तो वहाँ पर फ़ायदा मिलना चाहिए आरोपी को। ये तर्क था आरोपी पक्ष की ओर से। इसके अलावा जो रिपोर्ट दर्ज हुई है उसमें काफ़ी देरी है। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर रिपोर्ट में देरी है और उसका कोई कारण स्पष्ट नहीं है, तो वहाँ पर फ़ायदा मिलेगा आरोपी को। इस पॉइंट को भी जो है आप ले सकते हैं बेल प्ली में। इसके अलावा जो मैसेज भेजे गए, उनकी फ्रीक्वेंसीज़ क्या थी? क्या मैसेज वल्गर थे? इस बारे में कोई प्रमाण जो है रिकॉर्ड पे नहीं है और ना ही ऐसा कोई प्रमाण जो है रिकवर हुआ है फ्रॉम द मोबाइल फ़ोन ऑफ द अक्यूज़्ड। तो ऐसे पर्सपेक्टिव में लड़के ने ये अर्ज किया कोर्ट से कि जो भी एलिगेशंस है, इनका जो भी फेट है, वो तय होगा ट्रायल में। कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है प्रोसिक्यूशन के पास में और मैं कोई एलिगेशंस जो है एडमिट नहीं कर रहा हूँ और मेरे पार्ट पे कोई भी ऐसा ओवररेट नहीं रहा है, जिसके आधार पर ये कहा जा सके कि मैं ट्रायल को जो है हैम्पर कर रहा हूँ। जो एविडेंस है उसको डिसअपीयर कर रहा हूँ या गवाहों को जो है मैं थ्रेट कर रहा हूँ। जब तक कंक्लूसिव एविडेंस फाइल पे नहीं है या कोई नेगेटिव एविडेंस फाइल पे नहीं है, तो ऐसे सिनेरियो में बेल के लाभ से मुझे वंचित नहीं किया जा सकता। तो कोर्ट ने यहाँ पर ऑब्जर्व किया कि जो भी कंट्रोवर्सीज़ है, उनका फेट जो है तय होगा ट्रायल में। और इसके अलावा जो कंसर्न्ड आरोपी है, वो जेल में है या कस्टडी में है लंबे टाइम से और रिकॉर्ड पे ऐसी कोई स्थिति है ही नहीं टू इंडिकेट दैट ही हैज़ वायलेटेड एनी ऑफ द कंडीशंस व्हिच आर मेंशन्ड इन सेक्शन 480 सब क्लॉज 3 ऑफ बीएनएसएस। तो वहाँ पर तथ्यों को और परिस्थितियों को देखते हुए बेल का जो है लाभ दिया गया। तो जब भी आप बेल को आर्ग्यू कर रहे हैं, तो जो ड्राफ्टिंग होती है पिटिशन, उस पर जो है विशेष ध्यान दें। सबसे पहली बात, कस्टडी में कब से है अक्यूज़, ये इंपॉर्टेंट है। जो भी एलिगेशंस है उसके समर्थन में एविडेंसेस क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। और अगर लड़की कहती है कि साहब अपने फ़ोन से उसने ये फ़ोटोग्राफ खींचे हैं, उसको जो है वायरल किया, तो उसको लेकर क्या रिकवरीज़ जो है रिकॉर्ड पर है। अगर एविडेंसेस हाईली मिसमैच है, हाईली इनकंसिस्टेंट है और लैक ऑफ कोरबोरेशन है, तो वहाँ पर अपन फ़ायदा जो है ले सकते हैं। तो मैंने कुल मिला करके आपको एनलाइटन किया हाउ टू प्रोसीड मोर स्पेसिफिकली
जब आप इन्वॉल्व्ड हैं एक साइबर क्राइम में और एक ऐसा क्राइम जिसमें आक्षेप ये है कि आपने कंसर्न जो लड़की है उसकी फ़ोटोग्राफ जो है क्लिक किए, लड़की की जो है कंसेंट नहीं है, उसको जो है मॉर्फ किया और अल्टीमेटली जो ऑब्ससीज मटेरियल थे उसको जो है पर्च किया और लड़की को जो है डिफेम किया। तो इस प्रकार जो है केस को आर्ग्यू जो है किया जाता है, इसका विशेष जो है ध्यान रखें। तो जल्दी मिलेंगे अपन एक नए अध्याय के साथ में, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही।